warahmatullahi wabarakatuh. Student, I hope you all will be fine and doing good with yourself and as well as others who lives with you. आज मैं ACC 501 के फाइनल टर्म के फाइनल पार्ट के साथ हाजिर हूँ. आई नो ये लेट हो गया बिकॉज मैंने सोचा कि क्योंकि रिपीटेड है सारे के सारे आपके जो फार्मूलाज हैं तो आपके लिए इजी होगा क्योंकि हम पीछे से शुरू से काफ़ी सारे फार्मूलाज करके आए थे. बट स्टिल होता है ऐसा कि प्रॉब्लम होती है, इंसान को नहीं समझ आ रहा होता. तो ये फाइनल पार्ट मैं इसीलिए बना रही हूँ कि जिन बच्चों को 43 टू 56 तक अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं समझने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो है. अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ ना समझ आए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डू कमेंट. अगर आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा. अभी भी ये जो वीडियो बनाने का सबब है, ये भी मुझे किसी ने कमेंट करके नहीं बताया ना, तो मुझे पता चला कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है. विदाउट कमेंट मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगी कि आप लोगों का क्या क्वेश्चन है या आप क्या जानना चाहते हैं. चलिए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारा जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है 43 है. 42 तक जो है ये मैंने पहले आपकी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया था, तो अब हम 43 से स्टार्ट करने वाले हैं. अच्छा जी, ये कहते हैं AST जो है वो इनकम टैक्स लगा लें या कोई भी कंपनी है जो रखती है 20 मिलियन शेयर रखती है ऑफ स्टॉक आउटस्टैंडिंग, एंड उसके बाद वो कहती हैं प्राइस पर शेयर है हमारी 25. ये हमारा गिवन डाटा होता है जो आप लोगों ने गौर से पढ़ना होता है. टोटल डेप्ट हमारे पास 50 मिलियन है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हमारे पास 16% है. इसके साथ साथ हमारा आफ्टर टैक्स जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो 8% है. कैलकुलेट करना है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसका फार्मूला भी याद कर लेना है और इसको भी. नेक्स्ट हम देखते हैं. हाँ जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ टोटल इक्विटी जो कि हमारे पास 2 मिलियन थी, मल्टीप्लाई बाय उसकी कितनी परसेंटेज थी 25. अगर आप देखिए यहाँ पर 2 मिलियन दिया हुआ है और यहाँ पर 25 भी दिया हुआ है, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि ये लोग क्या पूछ रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलियन को 25 के साथ तो ये बन जाएगा 50 मिलियन. फिर आपने टोटल डेप्ट देखा कितना निकल आया हमारे पास 50 मिलियन. नेक्स्ट है हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. वैल्यू फर्म की कितनी होगी, इसके अंदर हम वैल्यू ऑफ द फर्म मालूम करने के लिए क्या करते हैं, टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट. इक्विटी क्या है ये भी आपको पता है और डेप्ट क्या है ये भी मैं पीछे तफसील से बता चुकी हूँ. तो आप लोगों को अगर ये अभी तक नहीं पता कि इक्विटी डेप्ट और क्रेडिट डेबिट में क्या फ़र्क है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. अगर आप देखें टोटल इक्विटी भी हमारी 50 थी और टोटल डेप्ट भी हमारा 50 आया है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 100 मिलियंस बन जाएंगे. नेक्स्ट है उन्होंने कहा था वेटेड एवरेज आपने मालूम करना है, तो WE जो है हमारे पास इक्विटी है, वेट की जो इक्विटी है वो है 50 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.5. देन हमारे पास WD है, वेटेड डेप्ट मालूम करना है 1 माइनस जो WE हमने फाइंड आउट किया था ना, इसमें से जब हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये भी आ जाता है. नेक्स्ट है हमने जो टोटल मालूम करना था, इसका फार्मूला आपके सामने है WE मल्टीप्लाई बाय RE प्लस WD मल्टीप्लाई बाय RD. ये जो WE और ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर इसका प्रॉपर फार्मूला भी है, तो आप बराए मेहरबानी पीछे प्रीवियस जाइएगा और एक दफ़ा ज़रूर पीछे वाली वीडियो देख कर आइएगा, तो आपको ये मेरे ख्याल में ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत ना पड़े. तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में करेंगे, देन इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द पेएबल टर्नओवर एंड पेएबल पीरियड जो है हमने बताना है. हम लोगों को दिया गया है ये वाला डेटा और इसके अंदर से हमने फाइंड आउट करना है. पेएबल टर्नओवर का फार्मूला आपने को याद कर लेना जो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल. जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. यहाँ पर आपकी गिवन डाटा में दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और साथ में जो एवरेज पीरियड पेएबल है, एवरेज पीरियड पेएबल आपको यहाँ पर मिलेगा, ये रहा. अकाउंट ऑफ पेएबल में जो एवरेज है वो आपका एवरेज पीरियड पेएबल होता है. अब इसके अंदर से आप लोगों ने निकालनी है दोनों रकमों को और फिर इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10. क्योंकि पेएबल टर्नओवर पूछ रहे हैं तो ये हमारे पास टाइम्स में आ जाएगा. पीरियड जहां पर भी यूज हो बेटा आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमारे जो MGT के की बुक्स है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. तो MGT 402 भी है, ये ACC 501 भी है, तो इनके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो जहां पर भी आपसे पीरियड पूछा जाए ना, यू हैव
नो दैट कि जहां पर भी पीरियड की बात आए आपने उसको 365 ले लेना है। और इस फार्मूले को याद करने का आसान सा तरीका ये है, क्योंकि पीरियड से आपको पता चला 365 डिवाइड कर दो पेएबल के साथ, यानी जो आपका पेएबल टर्नओवर निकला है, इन दोनों को आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया। ये जो आपका है ना 35, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 37 बन जाता है, तो ये भी राइट आंसर है और अगले वाला भी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, आगे आ गया हम ये वाला। इफ अ कंपनी इन्वेंट्री पीरियड इज 107 डेज और रिसीवेबल टर्नओवर है 8.69, व्हाट विल बी द फर्म रिसीवेबल पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल। अज्यूम ईयर है जो आपके वो 365 है। अब देखो रिसीवेबल क्या है, पीरियड, जहां मैंने कहा था पीरियड आ जाए तो 365 तो आपने बगैर सोचे समझे ले लेना है। रिसीवेबल है, वहां पर था पेएबल तो पेएबल टर्नओवर लिया था, यहाँ पर है रिसीवेबल तो हम रिसीवेबल टर्नओवर ले लेंगे। आप 365 के साथ डिवाइड करो रिसीवेबल टर्नओवर, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42 डेज। अब क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल भी उन्होंने हमसे पूछा था, ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला होता है इन्वेंट्री पीरियड प्लस रिसीवेबल पीरियड। हमने रिसीवेबल पीरियड मालूम ही इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास नहीं था, हमारे पास इन्वेंट्री तो थी लेकिन रिसीवेबल नहीं था, उसको हमने फाइंड आउट किया और देन इन दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, ये उसी का आंसर है 149। ये आप ऐड करके ना साथ साथ रीचेक कर लिया करें, कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं क्वेश्चन में ना, आप लोग इस भरोसे ना रहा करके आप हमेशा जब भी आप एक क्वेश्चन करते हैं तो बेस्ट आपका तरीका यही होता है कि आप वीडियो को पॉज करें, उसके क्वेश्चन को देखें, गिवन डाटा अपनी नोटबुक पर उतारें और उसको प्रैक्टिस करें एक से दो दफा, तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि आप लोगों को मेथड आता है या नहीं आता। और सेकंड चीज ये भी आप लोगों को पता चल जाती है कि आप लोग जो सवाल कर रहे हैं इसके जो आंसर आपको वो पीडीएफ में दिए गए हैं तो ये भी ठीक है या नहीं है। तो ऐसा होता है कि कभी कभार जो है ये आपके क्वेश्चन भी गलत होते हैं। अच्छा, अगला सवाल है हमारा कैलकुलेट कम, ये नई चीजें ट्राई करने के चक्कर में ना, चलें अगला है हमारा, ये नोटिफिकेशन ऑन कर दूं मैं आपके, चलें अब देखें कैलकुलेट द कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल। आपने फिर वो दोबारा कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल अभी हम सीखेंगे और कैश साइकिल, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल हम देख के हैं, कैश साइकिल अभी देख लेंगे हम। ये गिवन डाटा उन्होंने खुद ही आपको निकाल के दिया हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर है, रिसीवेबल है, पेएबल है। अब आपको पता है ऑपरेटिंग साइकिल और हमारा कैश साइकिल के लिए हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ती है, इन्वेंट्री पीरियड की पड़ती है, रिसीवेबल पीरियड की पड़ती है और पेएबल पीरियड की पड़ती है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं दी हुई, तो इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा इन्वेंट्री टर्नओवर है, इससे हमने पीरियड निकालना है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पीरियड 365 ले लो, टर्नओवर है तो आपके पास यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री का टर्नओवर से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। बहुत इजी होते हैं ये जो पीरियड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कोई मुश्किल नहीं होती है। 365 रिसीवेबल टर्नओवर ले लें, डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा। फिर आ जाएगा पेएबल, पेएबल जो है आपका पीरियड 365 डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर जो है आपका, इसको हम डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और इसको आप जब डिवाइड करके देख लें एक दफा कैलकुलेटर से, आंसर मैंने बार बार कह रही हूँ कि मैच होने चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ जी, ऑपरेटिंग साइकिल है इसका जो हमने मालूम करना था। ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री पीरियड प्लस रिसीवेबल पीरियड, जो हम मालूम कर चुके हैं, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं विद योर ओन सेल्फ और आपका आंसर आ जाएगा। कैश साइकिल का फार्मूला अब यहाँ से आपने याद कर लेना, ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेएबल पीरियड। यहाँ से क्या जाहिर होता है कि जब भी आपको कैश साइकिल मालूम करना है तो डायरेक्टली ये पता चल जाना चाहिए कि हमें पहले ऑपरेटिंग साइकिल मालूम करना पड़ेगा। इन दोनों को जब आप लोगों ने माइनस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी याद रखा करेंगे जो साइकिल होता है वो डेज पर डिपेंड करता है, तो इसके एंड में जो हमारा यूज होता है यूनिट, वो डेज का यूज। आप लोगों ने ये भी लगाना है क्योंकि ये 1 मार्क का होता है। अच्छा जी, 47 की तरफ चलते हैं। कंपनी हैज रिसीवेबल पीरियड 19.8 डेज एंड पेएबल पीरियड जो है वो 30 डेज का है। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दी गई है, ये वाली एवरेज इन्वेंट्री भी आपको दी गई है 4,50,000 की। कैलकुलेट क्या करना है, कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल, इट इज रिपीटेड। बस जल्दी से आप इसको कर लेंगे, मुझे पता है क्योंकि पीछे मैं ये आपको दोनों ही चीजें समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एबीसी कंपनी हैज फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर अकाउंटिंग, और आपके अंदर यहाँ पर ना एक टेबल दिया हुआ है, देखिए ये ब्लैंक जो लिखा हुआ है इसको आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर बिगिनिंग रिसीवेबल है, सेल्स है और कैश है। बेटा एक बात आप लोगों ने ना अच्छे तरीके से याद रखनी है कि किसी भी मंथ का जो एंड होता है ना, यहाँ पर एंड भी दिया हुआ होगा,
हाँ जी, ये देखिए किसी भी मंथ का जो एंड होता है हकीकत में वही दूसरे मंथ का बिगिनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अगर आप फॉर एग्जाम्पल छोटी सी दुकान है आपकी, जो आपके पास शाम में सामान बचेगा वही तो शुरू सुबह में होगा ना, यानी जो एंडिंग होगा रिसीवेबल वही आपका बिगिनिंग में आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये यहाँ पे आप देख ले, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, देखिए जरा गौर से। अब ये जो है हमारा, ये है सेकेंड मंथ का एंडिंग जो कि है 2300, तो यही जो है इसका बिगिनिंग बन जाएगा। इसी तरीके से इसका एंडिंग नहीं है तो एंडिंग का फार्मूला होता है हमारे पास। आप लोगों ने क्या करना है, 1500 को प्लस 5700 से करना है और माइनस कर देना कैश कलेक्शन से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपका आंसर भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपको सही नजर आएगा। देखिए ये पूरा है आपके पास, सिर्फ ये तीन वैल्यूज नहीं थी, ये तीन वैल्यूज आपकी नहीं थी। तो अगर आप गौर से देखें तो जो आपका इसकी एंडिंग है, ये देखिए एंडिंग ऑफ द प्रीवियस मंथ इज द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ बनती है। इसी तरीके से अगर आप गौर से देखिए, इन्होंने देखिए यहाँ पर आपका एंडिंग रिसीवेबल नहीं दिया हुआ, दो जगह एंडिंग रिसीवेबल नहीं दिया हुआ, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा जी, ये देखिए जो हमारे पास बिगनिंग बिगनिंग है प्लस करें सेल्स के साथ, बिगनिंग जो है वो अब मेरे पास है 1500 प्लस करेंगे इसके साथ सेल्स के साथ जो कि है 5700, एंटर, और माइनस कर देंगे इसको 6000। क्या आंसर आता है देखते हैं हम। ये देखिए आपका एज इट इज सेम टू सेम आंसर आ गया जो कि एंडिंग पे है। और आई होप कि आप लोग इनको भी कर लेंगे, ये दो ऐड होंगे और इसको इससे माइनस करेंगे, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे एंडिंग और जो आपका वो है पीरियड बनता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अच्छा जी, अगला है हमारा एबीसी कंपनी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द फोरकास्ट सेल्स के बारे में बताया हुआ है। अब इसके अंदर आपको ये डाटा दिया गया और कहते हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश कलेक्शन इन द सेकेंड एंड द थर्ड मंथ आपने बतानी है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है, इसके अंदर आपको ना परसेंटेज दी हुई है, यानी ये दिया हुआ है 1/3 है जो आपका इन द सेल्स ऑफ मंथ लगाना है आपने, और 2/3 है फॉलोइंग सेल ऑफ द मंथ। फॉलोइंग किसे कहते हैं हमेशा याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये दो है, दो के पीछे कौन चल रहा है? दो के पीछे एक चल रहा है, मतलब फॉलोइंग मंथ दो का एक है जबकि तीन का दो है। तो आप जब तीन की मालूम करेंगे तो पहले तीन की रकम को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1/3 के साथ, और जो हमारे पास टू है यानी फॉलोइंग मंथ वाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। जो आंसर आएगा उन दोनों को आप करेंगे ऐड, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सेकंड की मालूम करें तो पहले सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फॉलोइंग मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और ऐड कर देंगे, आगे होगा आंसर इसका। आगे है हमारा, देखिए आप जरा ये देखिए सेम टू सेम हो रहा है, वैसे ही 1/3 है उसको हमने, क्योंकि हमारा सेकंड मंथ चल रहा है तो सेकंड मंथ का था 7900, उसको मल्टीप्लाई किया 1/3 से, आपका ये वाला आंसर आ गया। और इसके बाद क्योंकि फॉलोइंग मंथ था, मैंने क्या कहा था 1 पे जाएंगे हम, फर्स्ट मंथ पे गए उसको मल्टीप्लाई किया तो 2/3 के साथ, तो ये वाला आंसर आ गया। और इन दोनों को हमने कर दिया ऐड, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। थर्ड मंथ जो है आपका सेम टू सेम होगा, तीसरे महीने को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम करेंगे 1/3 के साथ, 2/3 को फॉलोइंग मंथ यानी अब सेकंड के साथ करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हमारा सवाल है रिगार्डिंग कैश बजट, अ कंपनी हैज फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कैश एंडिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, कैश इनफ्लो दिया हुआ है, नेट कैश इनफ्लो दिया हुआ है, टोटल कैश डिस्बर्समेंट भी दी हुई है। अब करना क्या है, वो कहते हैं कैश बैलेंस ऑफ द कंपनी, ओपनिंग कैश बताना है आपने, बैलेंस ऑफ द कंपनी क्या होगा। फार्मूले आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। इसका फार्मूला होता है एंडिंग कैश बैलेंस माइनस नेट कैश फ्लो प्लस टोटल कैश डिस्बर्समेंट। इसी के मुताबिक रकमें डाल दें। एंडिंग हमें दिया हुआ था 3500, नेट दिया हुआ था 6900, एंड हमें डिस्बर्समेंट दिया हुआ था 7300। इनको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रिगार्डिंग कैश बजट, अ कंपनी हैज फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंडिंग कैश कितना दिया हुआ है, नेट इनफ्लो भी दिया हुआ, फिर कैश डिस्बर्समेंट दी हुई है, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड भी दिया हुआ है। वो कहते हैं हमें कितना मिनिमम जो है वो बोरो यानी उधार लेना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए अपने कैश बैलेंस को। हाँ जी, इसका फार्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग बैलेंस प्लस नेट कैश इनफ्लो माइनस टोटल कैश
कैश डिस्बर्समेंट जो है वो हमारा बताती है एंडिंग कैश बैलेंस, जो हम पहले भी मालूम कर चुके थे। इसको हम करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। और अब जो हमारा रिक्वायर्ड था मिनिमम कैश बैलेंस जो हमें बोरो करना है, उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम कैश बैलेंस माइनस एंडिंग बैलेंस, जो एंडिंग बैलेंस हमने मालूम किया है उसको माइनस कर देंगे मिनिमम के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। और मिनिमम इन्होंने ऊपर दिया हुआ है, अगर आपको नजर आया हो, ये देखिए ये दिया हुआ है मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है आपका कंपनी हैज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बुक बैलेंस एंड कैश ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। बुक बैलेंस दिया हुआ है फर्स्ट का, यानी जो आपका 1 अगस्त 2023 का डिपॉजिट चेक दिया हुआ है। उसके अलावा 1 अगस्त 2023 का जो कैश पेमेंट दिया हुआ है, ये सारा आपको दिया हुआ और कहते हैं रिक्वायर्ड है आपको कैलकुलेट करो नेट फ्लो ऑफ द कंपनी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये। नेट फ्लो बराबर होता है डिस्बर्समेंट फ्लोट प्लस कलेक्शन फ्लोट। अब डिस्बर्समेंट फ्लोट जो है आपका है हमारे पास, यहाँ पर दिया हुआ था डिस्बर्समेंट फ्लोट, कहाँ चला गया, नजरों के आगे से गायब हो जाती है चीजें। हाँ जी ये दिया हुआ है। चेक जो है वो राइट हुआ है मेक अ पेमेंट। देखिए जब तक चेक जो है वो कैश नहीं हो जाता वो डिसबर्समेंट में रहता है, तो इसीलिए इसको डिसबर्समेंट कहते हैं। ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, क्योंकि राइट अ चेक टू मेक अ पेमेंट, अभी उसको लिखा गया है ना, तो वो डिपॉजिट हुआ है ना उससे पैसे निकाले गए, तो डिसबर्समेंट में है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कितना जो है वो डिपॉजिट हो गया, यानी चेक बैंक में जा चुका है, वो 3000 है। इसको माइनस में रखेंगे, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1500 माइनस कर दे इसको कलेक्शन फ्लोट को, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मुझे लग नहीं रहा वैसे ठीक है, क्योंकि देखें डिस्बर्समेंट है 1500 और प्लस माइनस माइनस 3000 भी तो करना था ना। ठीक है ठीक है, क्योंकि देखिए 3000 इज अ बिगर वैल्यू, तो फिर जब हम इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 15,000। इज इट ओके? ये ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। मिस्टर अबरार प्लेस्ड अ ऑर्डर अमाउंटिंग, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया है इतने का, और कब किया है? 1 अगस्त 2023 को। और सप्लायर गिव क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट का क्या फर्क होता है ये मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा सा भी बता देती हूँ। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आप यहाँ पर लास्ट वीडियो पे आए हैं तो मेरा चैनल विजिट करिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं मजीद लेक्चर्स डालूँ इसके ऊपर। तो इसके अंदर क्रेडिट जो होता है वो मिलता है, और डेबिट जो होता है जो हम देते हैं। तो फिर उसे मिला 3/10 नेट 30 पर हाउ मच अमाउंट मस्ट पे इफ पे इज मेड ऑन अगस्त 9 2023। और अगस्त का और दूसरी पेमेंट उन्होंने बताई है 11 अगस्त 2023 को। अब इसके मुताबिक उन्होंने कहा क्रेडिट अमाउंट कितनी हुई थी? 45,000। क्रेडिट टर्म कितनी थी? 10/3 नेट 45 के ऊपर। अब इसका डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास बनेगी 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3% निकालेंगे, तो फिर हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगी 1350 रुपये। कैश पेमेंट जो हुई थी अगस्त 11 को 2023 में वो हुई थी 45, इसमें से अब अगर हम निकाल दे 1350 तो आपके पास टोटल बनता है 43,650। इसके बाद आपके पास है मिस्टर अहमद विद इन द डिस्काउंट पीरियड। अब उसने, क्योंकि डिस्काउंट पीरियड इतना था ना, ये डिस्काउंट मिल रहा है ना 3% जो है आपका, तो फिर उसको निकाल कर इतना पड़ता है। अगर उसके अंदर ही लेता है तो उसको इतने की पड़ेगी। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट चल रहा था उसने ले लिया तो इतने कम में पड़ी ना। अगर वो डिस्काउंट खत्म करके लेता है तो क्योंकि अब डिस्काउंट का पीरियड खत्म हो गया, तो जितने की वो चीज थी उसको उतने में ही मिलेगी, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट अब नहीं बाकी रहा, क्योंकि जो डेट है वो जा चुकी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ द कंपनी, बुक्स ऑफ द कंपनी से ली गई है। एनुअल सेल आपको दी हुई है 50,000। उसके बाद दी हुई है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 2 एंड द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 60। अब ये आपने EQU यानी कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, आपके सारे के सारे वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका आपने फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है, और आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आपके पास एक फार्मूला है तो उसके अंदर से अगर कोई और चीज पूछी जाए तो आप उसको रिकैलकुलेट कर सको, यानी उसके अंदर से दूसरा। फॉर एग्जांपल केयरिंग कॉस्ट मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ केयरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि हमें EQU पहले से मालूम होगा तो इस तरह से EQU को डिवाइड कर देंगे। ये तरीका आपने जरूर सीख लेना है। अच्छा जी, इसके अंदर फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल सेल मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट और केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब 2 तो वैसे ही फार्मूले वाला था, 50,000 आपको एनुअल सेल उन्होंने दी हुई है, अगर आप ऊपर से साथ साथ मैच करते जाएं तो फिक्स कॉस्ट 60 है डिवाइडेड बाय फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो वो है हमारे पास 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में डाल के जरूर एक दफा देखना है आप लोगों ने। अगर आपको आंसर या क्वेश्चन में कोई मसला है तो फिर आपने जरूर कमेंट में मुझे बताना है, ताकि मैं आपको वो सॉल्व कर सकूं प्रॉब्लम को। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लॉक्स बुक्स ऑफ द कंपनी, फिर दी हुई है
एनुअल सेल दी हुई है, इकोनॉमिक ऑर्डर दिया हुआ है, केयरिंग कॉस्ट दी हुई है। अब देखिए फिक्स्ड वो वाली कॉस्ट नहीं दी आपको। और दूसरी चीज पूछ रहे हैं, देखिए क्या पूछ रहे हैं, अब केयरिंग कॉस्ट पूछ रहे हैं, तो वही वाला फार्मूला जो है उसको उल्टा सीधा करके होता है, जैसे EQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये वाला बनता है। और यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय केयरिंग कॉस्ट भी बनता है वैसे, लेकिन ये वाला फार्मूला क्योंकि आपकी प्रीवियस फार्मूले से ही निकाला गया, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा इजी आपके लिए रहेगा। अब EQ 3000 था, फिर आपके पास 2 डिवाइडेड में जो फार्मूले वाला आ रहा था केयरिंग कॉस्ट, यहाँ पर आगे डिवाइड किया तो आपके पास केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और यहाँ पर केयरिंग कॉस्ट निकाली तो आपके पास जब आप फार्मूले में डाल के करेंगे ना, ब्रैकेट वाला पहले हल करना है, यानी 2 पे 30,000 को पहले डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 3.5 करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ द कंपनी से ली गई है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सरसरी सा बताती जाऊंगी। एनुअल सेल है 40,000, उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर जो इक्विटी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, वो आपको दी हुई है 2500, यानी 2500 फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 250। इसके साथ आपसे अब क्या पूछ लिया उन्होंने कि टोटल कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब दूसरी चीज पूछी ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर वही वाला फार्मूला आपको करना पड़ेगा और थोड़ी सी तब्दीली के साथ आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो है डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई बाय एनुअल सेल रिक्वायरमेंट्स डिवाइडेड बाय EQ, इसी के साथ आपने ये सारी रकमें पुट करनी है, उसके अंदर डालनी है, देन मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने आपको बताया था बोर्ड मास रूल के मुताबिक फर्स्ट हम जो सॉल्व करते हैं वो ब्रैकेट करते हैं, देन हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो फिर पहले डिवाइड करो, 16 आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 250 के साथ, तो 4000 आपका राइट आंसर है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको एक एक चीज खोल खोल के समझाऊं। और अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया तो आप इसको पॉज कर करके आप इन सवालों की प्रैक्टिस भी करें, अपने एग्जाम में अच्छा अच्छा करके आए। मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी सी CGPA के साथ अच्छे अच्छे मार्क्स दे, और आपकी हयात में ही आपको इस डिग्री से फ़ायदा उठाने की भी तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पर चले। अभी तक के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।